रगड़ो जल जंगल जमीन कैल बचाना हमले बचाना हमले बचाना। पहाड़ों मायो भलू काम कैल करना हमले करना हमले करना। पहाड़ों माँ भलू काम कैल करना हमले करना हमले करना। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को सुधीर सुंदरियाल का नमस्कार। भाइयों बहनों, आज तक आपने मेरे जो भी वीडियो देखे होंगे वो खेत खलिहानों के देखे होंगे, कहीं पेड़ लगाते हुए, कहीं जल संरक्षण कार्य करते हुए या कहीं शैक्षिक कार्यक्रम करते हुए। 1 तारीख को हमने एकेश्वर और पोखरा ब्लॉक के जितने भी स्वरोजगारी थे, लगभग 60 के आसपास जितने भी लोग थे, उनको सम्मानित किया था। आज किसी काम मुझे देहरादून आना पड़ा और जब देहरादून आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे दीपक करगेती नाम का एक युवा आमरण अनशन पे बैठा है। वो आमरण अनशन क्यों कर रहे हैं ये मैं उन्हीं से पूछता हूँ। आप लोग भी सुनिए, देखिए। पहले तो ये बैनर देखिए, भ्रष्टाचार मिटाओ उद्यान बचाओ। आमरण अनशन प्रारंभ दिनांक 1/9/2022। ये इनके कुछ बिंदु हैं जिस पे इनका अनशन चल रहा है। तो आइए दीपक करगेती जी से बात करते हैं। दीपक जी नमस्कार। आप आमरण अनशन कर रहे हैं और आज ये आपका तीसरा दिन है। आपका आमरण अनशन भ्रष्टाचार मिटाओ उद्यान बचाओ। आपकी जो मेन लाइन है, जो मेन थीम है, जो विषय है वो है भ्रष्टाचार मिटाओ उद्यान बचाओ। केवल उद्यान ही क्यों? भ्रष्टाचार पूरे उत्तराखंड में है तो आपने उद्यान को ही चुना है। तो क्या उद्यान में कुछ इस विशेष प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है क्या? उद्यान में इसलिए भी हुआ है, मैंने चूँकि जो मेरे प्रकरण में आया, हम लोग खेती किसानी और उद्यानिकी से जुड़े हुए थे और जिस चीज़ से जुड़ा होता है आदमी उसको जल्दी समझता है, उन चीज़ों की जल्दी परख उसे हो जाती है। और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिसमें विशेष घोटाला हुआ है, उसका जो निदेशालय है वो जहाँ का मैं निवासी हूँ रानीखेत में, वहीं। और इसलिए भी मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मेरे द्वारा इस विगत विधानसभा चुनाव में जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का काम भी किया गया। उसमें मेरा एक संकल्प था कि यदि मैं सामाजिक जीवन में मैंने कदम रख दिया है तो क्या मेरा केवल मुहिम केवल जनता से वोट मांगने तक ही हाथ जोड़ने का था, या उनकी जन समस्याओं को सुनना, वास्तविक चीज़ों को पकड़ना और उन जन सरोकारों को सुनकर जनता के सामने लाकर सरकार के समक्ष रखना भी था। मेरी आत्मा ने मेरे को बोला ये सब केवल वोट नहीं होता, जिसको समाज सेवा करनी होती है वो व्यक्ति किसी भी शर्त पर समाज सेवा करने का अधिकारी है, उसके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो उन दौरान जब मैं ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आप जो हैं 2022 का विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी थे और चुनाव हारे, लेकिन आप जिस एजेंडे के साथ लोगों के बीच गए थे वो आपने छोड़ा नहीं। आप जो एजेंडा, जो आश्वासन आपने लोगों को दिए होंगे, है ना, उसी आश्वासन के तहत आप जो है यहाँ पे आज बैठ गए हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, रोजगार, जो भी मतलब आपके रहे होंगे संकल्प, जो भी आपके बिंदु रहे होंगे, है ना, उस पर आप डटे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि उस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में से 70 सीटें हैं, 70 लोग जीते होंगे। बाकी जितने हारे हुए प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उस समय बड़े बड़े वादे किए होंगे, उनमें से कितने लोग आपके पास आ रहे हैं? क्या वो लोग एक्टिव हैं या वो आपको समर्थन दे रहे हैं? आपने तो एक ऐसा महान प्रश्न पूछ दिया जिसका जवाब इन सबको देना चाहिए। जीते हुए, हारे हुए, 70 विधानसभाओं में हर पार्टी के इंडिपेंडेंट प्लस पार्टी के जितने भी कैंडिडेट थे वो जनता के बीच इस निवेदन से गए थे कि हम केवल और केवल तुम्हारे लिए जो है इस सामाजिक जीवन को अपना रहे, हमें कृपया करके एक बार वोट दे दें, मतदान हमारे पक्ष में कर दें। कुछ बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे। आज मेरा निवेदन उन सब से है, एक एक से, जीता हुआ, हारा हुआ, क्योंकि वो संकल्प कहाँ तो टूटेगा। हार जीत लोकतंत्र में चलती है, लोकतंत्र का हिस्सा होता है, लेकिन जब हम संकल्प कर लेते हैं वो संकल्प हमारा आजीवन रहता है। क्या उस संकल्प को करने वाले मेरे भाई जीते हों, हारे हों,
60 विधानसभाओं में 700 से अधिक प्रत्याशी थे। उन सब से मेरा निवेदन है, जो मैक्सिमम लोग हैं उनको लगता है ये वास्तव में उद्यान उत्तराखंड की नींव को दोबारा से सुदृढ़ कर सकता है, इसमें उत्तराखंड को दोबारा से स्थापित करने की संभावनाएं भरपूर हैं, दोबारा रोजगार यही लोगों को दे सकता है, दोबारा पलायन को रोकने का काम यदि कोई कर सकता है तो कृषि और औद्यानिकी ही है। तो यदि ये मेरा भ्रष्टाचार का उद्यान बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, यदि मेरा भी ये संकल्प सही है, पूरे प्रदेश के हित में है, तो मेरा उन सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप भी अपने उस संकल्प को याद करके एक बार के जरूर मेरे इस आमरण अनशन में पहुंचकर ये विनम्र विनती मेरी स्वीकार करें और अपनी जनता को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां आप लड़े थे वहां भी आप सत्यापित कर जाइए कि हम सभी जो है हम भी जन सरोकार से जुड़े, हम आएंगे आपके साथ। बहुत अच्छा कहा आपने। अब मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो फिर भी सक्रिय हैं, लेकिन उनसे भी मेरा भी निवेदन है कि वो इस बिंदु पे विशेषकर हमारा जो कृषि और उद्यान, यहाँ कुछ ही ऐसे विभाग हैं जिन पे अच्छा सा काम किया जाए, ईमानदारी से काम किया जाए तो ये राज्य का कायाकल्प कर सकते हैं। पर्यटन हो गया है या फिर कृषि उद्यान वगैरह ये चीज़ें हो गई हैं, ये हमारी अभी तक एक बहुत बड़ी वो बन सकती है, हमारी ताकत बन सकती है अगर इस पर ढंग से काम किया गया और बिना भ्रष्टाचार के अगर इस पर काम किया जाए। तो मुझे लगता है कि आपके इस निवेदन पे कई वो प्रत्याशी जो बड़े बड़े वादे करके जनता के बीच गए थे वो जरूर आपके पास आएंगे। मुझे करगेती जी ये बताइए कि आपने जो ये उद्यान में जो आपने कोई घोटाला पकड़ा होगा कि क्या क्या हुआ है ना, तो आप पूरे सबूत के साथ हैं? जी, असल में जब उस दौरान चुनाव प्रचार चल रहा था तो लोगों ने कहा यार देखो ऐसा है, जीत हार होती रहेगी, तुम अब युवा हो, बच्चे नए नए उभर रहे हो, सामाजिक जीवन में। उम्र क्या है आपकी? सर मेरी अभी 93 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 93 मेरी डेट ऑफ 29 साल। अच्छा, तो देखो अच्छे और युवा लड़के हो, ईमानदार हो, और तुम देखो एक हम तुम्हें कुछ मेरे को जो लोग मिल रहे थे यार एक चीज बताते हैं, हमारे यहाँ सबसे भ्रष्टाचार उद्यान में चल रहा है। ये जीत हार तो चलती रहेगी, जो होगा बाद में आप इन मुद्दों को उठाओगे। मैंने कहा मैं आपको कसम देता हूँ कुछ भी होगा मैं उद्यानिकी के मुद्दे को सबसे पहले इस प्रदेश में उठाऊंगा, जोर शोर से उठाऊंगा। मैंने उस पर जुटाना शुरू किया जब मेरे को पता चला कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, ये जो मेरे को पहले ही पता था लेकिन उसकी स्टडी की मैंने, उसका जो निदेशालय है उत्तर प्रदेश सरकार में 1948 में 1953 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री और एक दीर्घकालिक सोच रखने वाले, उनके द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जब 13 कमिश्नरी हुई करती थी तय ये किया गया कि यार मैं तो पहाड़ से आता हूँ, ये पहाड़ का हिस्सा तो छूट जाएगा, इसका विकास कैसे होगा। तो उनको जो वो एक ऐसे मतलब इतने बड़े अनुभवी थे, उनको ये अनुभव हो गया पहाड़ी हिस्से का जो उत्तर के अंचल का जो विकास हो सकता है उसका एक ही माध्यम है, वो औद्यानिकी। क्योंकि यहाँ फल छोटे छोटे, चाहे वो अखरोट के पेड़ हो, कहीं अमरूद के हो, कहीं आम के हो, कहीं सेब की हो, कहीं बागवानी, कहीं नर्सरी, ये बात तो हम मानते हैं और हमने बता उन्होंने केवल और केवल 13 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश का उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उद्यान का जो स्थापना कर दी वो चौबटिया रानी खेत में कर दी। 216 एकड़ की जमीन इनको दी गई और तब के उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड बनने तक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के डायरेक्टर 13 कमिश्नरीज को फॉलो करते हुए उद्यान निदेशालय रानीखेत में ही बैठा करते थे और 2 एडिशनल डायरेक्टर हुआ करते थे। वो एडिशनल डायरेक्टर एक यहाँ इनको कोऑर्डिनेट करते थे, डायरेक्टर को, एक सरकार को कोऑर्डिनेट करते थे और यहाँ से संचालित करते थे योजनाओं को। और प्रदेश में एशिया में नंबर 1 पे हम लोग होते थे। हमारे यहाँ का एप्पल हिमाचल चला गया, हमारे यहाँ का एप्पल जम्मू एंड कश्मीर चला गया। आज भी हमारे पास अमरूद की ऐसी वैरायटी जो किसी के पास नहीं है। वो आज चीजें चले गई प्रदेशों में और हम खोखले हो गए, खाली हो गए। ऐसा क्या कारण हो गया कि हम लोग खाली खोखले हो गए? सब देखने का सुनने का विषय है। लेकिन जब ये पता चला कि वर्तमान निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा 15 अगस्त 2021 को केवल एक ध्वजारोहण के दिन वहाँ आए थे, 8 महीने से वहाँ पहुंचे ही नहीं है। जो डायरेक्टर 8 महीने से अपने डायरेक्टरेट में ही नहीं आया, उस पर शंका कैसे नहीं होती? आखिर क्यों ये इस डायरेक्टरेट में नहीं आते हैं? उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का निदेशालय है इतना बड़ा, 216 एकड़ की जमीन देख के हैरान रह जाएंगे लोग। और ऐसे ही 94 उद्यान है राजकीय पूरे प्रदेश में। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि 8 महीने तक नहीं आए, तो ये
सबूत हैं कुछ कैसे कैसे जी, आधार इनके वो जारी होते हैं जब भी कोई डायरेक्टर बड़े पद पे हैं हाँ। तो इनका प्रोग्राम जारी होता है। अच्छा अच्छा 15 अगस्त 2021 का भी इनका प्रोग्राम मेरे पे अच्छा, है। वो आपके पास है कि अंतिम जिसमें प्रोग्राम, हाँ कि ये है अंतिम कि प्रोग्राम जब अप्रैल में वहाँ आए मेरे पे वो प्रोग्राम भी इनका है। अच्छा अच्छा तो गैप अपने आप पता चल जाता हाँ, है ना कि कितने समयवादी व्यक्ति आ रहे हैं। जब मैंने इनकी सूचना जुटानी पता चली तो एक ही माध्यम होता है आदमी के पास सूचना का अधिकार। हाँ। मैंने सूचना के अधिकार के तहत मेरे को पता चला कि जब मैंने इनके बारे में नेट पर सर्च किया, इनका नाम हुआ तो एक खबर प्रकाशित उसमें दिखी दैनिक भास्कर की, हिमाचल प्रदेश की 2018 की। वो आपके पास है? मेरे पास है, मेरे पास अच्छा। है। उसके बाद मेरा लिंक कटिंग सब कुछ है। अच्छा, उसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर वो हमें भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर हम इस वीडियो को शेयर करें तो साथ में वो चीज लिंक डाल दें। उसमें ये लिखा हुआ था कि निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बड़े बवेजा पर हिमाचल में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। अरे मैंने कहा हिमाचल में तो यहाँ है। उसको स्टडी करने में पता चला कि जब ये निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग हिमाचल प्रदेश के बनाए गए वहाँ इन्होंने करप्शन किया हुआ है, भ्रष्टाचार किया हुआ है। उसकी जांच चला दी है हिमाचल सरकार ने। और जब 2000 उसके बाद ये वहाँ मार्केटिंग बोर्ड में एमडी रहे, इनके द्वारा वहाँ भी करप्शन कर दिया गया। वहाँ इनके ऊपर विजिलेंस बैठ गई है। सरकार ने इनको जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वाई एस परमार यूनिवर्सिटी में, इनको वापस वहाँ भेजते हुए इनके ऊपर वहाँ पर एक में चार्जशीट कर दी, एक में विजिलेंस की जांच इनके ऊपर बैठा दी। उस पूरी उस जो मेरे पास उसकी दैनिक भास्कर की खबर है वो पूरी खबर मेरे पास। और मैं अचंभित रह गया। मैंने कहा वास्तव में ऐसा हुआ तो फिर इनको उत्तराखंड में क्यों लाया गया? अच्छा, ये बताइए कि हिमाचल में इनके जो भी उड़ रहे होंगे, क्या उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा हुआ है? सर उत्तराखंड में क्या क्या हुआ है इनके आने के बाद? आदत पड़ गई हो, जिन्हें लूटने और खसोड़ने की आदत पड़ गई हो, वो उत्तराखंड को कैसे नहीं खसोड़ते हैं? तो मौका ही जो मिल गया उन्हें। यहाँ तो उद्यान धीरे धीरे पहले से ढल रहा था, उसको ढलने का इन्होंने और ढंग से ढाल दिया उसको। इन्होंने सबसे बड़ा हल्दी और अदरक के बीज में खरीद में उसके दर में बढ़ा में 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी कर दी मनमाने तरीके से अपने वे में जाके। और लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि सरकार में भी ये बात बोली कि मैंने एनएससी का प्रयोग किया है और लोगों को सर्टिफाइड बीज दिया है हल्दी और अदरक का। मेरे को लगता है इनको टेक्निकल जानकारियां ही नहीं है। मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के किसी भी आदरणीय वैज्ञानिक से निवेदन करूंगा कि कोई भी फ्रंट पे आके ये बात बताए कि क्या हॉर्टिकल्चर का जो अदरक और हल्दी बीज आता है क्या सर्टिफाइड आता है? क्योंकि मेरे को उन्हीं लोगों ने किसी ने जब मैंने उनसे निवेदन करके मेरे को ज्ञान लेने का हुआ, उन्होंने कहा नहीं, ये TLA होता है, ट्रुथफुल लेवल पे होता है, क्योंकि जड़ होती है जिसका आप झूठ बोल रहा है अगर जो भी आपसे कह रहा है कि मैं आपको सर्टिफाइड दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ऐसा है। मैंने फिर सूचनाएं लेनी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश वाली भी क्या क्या इनके ऊपर जो हुई है मैंने ये सब पढ़ा है, आप मेरे को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यहाँ हल्दी अदरक बीज के बढ़ाए हुए सूचनाएं ले ली। पता चला इन्होंने कीवी के पौधों में 2018 तक कीवी ग्राफ्टेड के पौधे 35 रुपये कटिंग 35 रुपये में कटिंग और ग्राफ्टेड का पौधा खरीद ले रहे, बाहर से चाहे खरीद रहे थे चाहे कहीं से खरीद रहे। जैसे ही ये आते हैं मई 2021 में इनके द्वारा पहले 35 से ग्राफ्टेड पौधे का रेट बढ़ाकर 175 कर दिया जाता है। जब इनका पेट नहीं भरा 175 में उस ग्राफ्टेड पौधे का रेट बढ़ाकर 275 कर दिया जाता है। 275 कैन यू डू दैट? आप कैसे ऐसा कर सकते हैं बिना, जबकि नॉर्म्स ये कहते हैं कि जब आप ये डिसाइड करेंगे रेट बढ़ाने का, आप सबसे पहले टेक्निकल लोगों जो इसकी जो साइंटिफिक लोग हैं, चाहे वो कृषि हमारे पंतनगर यूनिवर्सिटी के हैं या ऐसे जो टेक्निकल लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोगों की टीम गठित करेंगे। वो निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से दर का निर्धारण किया जाए। अच्छा, 275 वाले 35 था। नहीं 35 था। पहले 35 था, 35 को बढ़ा के इन्हीं के द्वारा 175 हुआ। 175 के बाद आप कह रहे हैं कि अब नहीं, उसी 6 महीने में 275 कर दिया। तो ये 275 की जो रेट लिस्ट है वो मेरे पास अवेलेबल आपके पास है विभाग के द्वारा, मतलब आपने ली है, चाहे RTI के तहत भी होगी चाहे अच्छा तो कीवी का ग्राफ्टेड 275 में उद्यान विभाग खरीदा। इन्होंने अब जो तो होता है, इन्होंने खरीदा कहाँ से? इनकी पहचान की है ये नर्सरी है एक यहाँ हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने ये खरीद करवाई। रूल ये कहता है कि जब आप ऐसी कोई बड़ी खरीद करते हैं, सबसे पहले आप अपने 94 राजकीय उद्यानों से पूछिए, अपने उद्यान के काश्तकारों से जो नर्सरियाँ चला रहे हैं प्राइवेट तौर पर अपने राज्य में, जो रजिस्टर्ड है सरकार के अंदर, उनसे पूछो कि तुम्हारे पास ये चीजें हैं कि नहीं है। यदि उनके पास भी नहीं है, फिर आप पंतनगर के विश्वविद्यालय के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, वो तय करेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इन सब के पास भी नहीं है अगर,
तो आप कहीं बाहर जाने के लिए पहले सरकार से परमिशन लेंगे कि क्या मैं ये इस रेट के दर पे खरीद करने जा रहा हूँ, मेरे को अधिकार है या नहीं है। इनके द्वारा वो कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई। उसके नहीं बाद तो क्या ये कोई नियम है कि इस रैंक का आदमी अगर कहीं पे परचेज करता है तो उसे सरकार से पूछना चाहिए, ऐसा कोई नियम है? ऐसा क्या? स्पष्ट तौर पर 2018 का नियम है, 2013 का नियम है, शासनादेश मेरे पास है। अच्छा। उन शासनादेशों में स्पष्ट तौर पर ये सब चीजें अंकित हो रही हैं। अच्छा। हर चीज मैंने शासनादेश की कॉपी समेत हर चीज लगा रखी है विद एविडेंस। ये चीज करप्शन में है। ये लगभग जो खरीदारी हुई है ना, चाहे कीवी हुई, मुझे लग रहा है हर फलदार पेड़ की हुई होगी। खरीद के आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे। 77,000 से 80,000 पौधे, 80,000 पौधे इन्होंने उस नर्सरी से खरीदवा लिए 275 के रेट पे। अच्छा। 275 मीन से होता है कितना, 7-14 अगर आप लगाते हैं तो करीब 14-15 करोड़ के 1 करोड़ कुछ लाख का कुछ करीब निकल आएगा। इस खरीद को करने से पहले आप ये बताइए, आपने गवर्नमेंट से अनुमति ली या नहीं ली? आपने टेंडर प्रक्रिया अपनाई कि नहीं अपनाई? राज्य ने, सर मैं आपको एक और चीज बता दूं, राज्य में डीबीटी लागू है, डायरेक्ट बेनिफिट लागू हो गया, क्योंकि जब से किसान सम्मान निधि लागू हुई उसके कुछ समय बाद राज्य में डीबीटी लागू होगी। डीबीटी लागू होगी तो इन्होंने डीबीटी को क्यों नहीं अपनाया? उसमें क्यों इनके द्वारा ये मनमाने तरीके से अपने मन से उसको क्यों दे दिया गया? क्यों उस नर्सरी को उठा के इन्होंने ये तय कर लिया गया कि आप ही कीवी का पौधा देंगे? अच्छा, क्या आप या ऐसा करना भी चाहिए? मुझे लग रहा है कि जितने कीवी माना कितने हजार का आपने, लगभग 77,000 है ना, आंकड़ा अधिक है। 77,000 मेरे पास फिक्स है, जो मेरे पास सबूत है। कितने 77,000 कीवी के पेड़ और पौध मंगाई इन्होंने, ग्राफ्टेड पौध मंगाई। तो आरटीआई से शायद मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये भी पता करना चाहिए वो लगे कहाँ, कितने जीवित हैं। मैंने हिमाचल में ये पता किया कि हिमाचल सरकार में ग्राफ्टेड और कीवी के कटिंग के रेट क्या चल रहे हैं, मेरे को देने का कृपा करें। वहाँ 80 और 100 रुपया है, ग्राफ्टेड का 100 रुपया रेट है। यदि इनको यहाँ से नहीं मिल रहा था, ये हिमाचल सरकार से ले लेते। हिमाचल सरकार इनको 100 रुपए के रेट पे दे देती वही पौधे। ये पहले हिमाचल गवर्नमेंट पे क्यों नहीं गए अपनी सरकार से परमिशन लेके? सीधे इन्होंने प्राइवेट नर्सरी को क्यों चुना? क्योंकि इनके साथ टाई अप था। जो पैसा बन के आएगा उसको मैं भी और तू भी बिल मार के खाएंगे बढ़िया कर। फिर खरीदारी और भी हुई होगी कीवी के बाद? मैंने इस कीवी के पौधों की जीवितता का इनके द्वारा जब मैंने सरकार में शपथ पत्र दे दिए, सब कुछ के मैंने शपथ पत्र सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सब कुछ दिया है। जितने भ्रष्टाचार के इनके वो कारनामे हैं वो मैंने सब माननीय मुख्यमंत्री जी को उपस्थित होकर उपलब्ध कराए हैं। उद्यान मंत्री जी को कराए हैं, सचिव साहब को कराए हैं, अपर सचिव जी को कराए हैं, माननीय राज्यपाल जी को मैंने भेजे हैं, प्रेषित किए हैं, जगह जगह से मैंने यात्राएं की हैं। विजिलेंस में मैंने सब कुछ डाला है, सब कुछ मैंने पूरी फाइल उठा के सारे सबूत मैंने विजिलेंस को दे दिए कि कृपया कर मेरे राज्य में ये जांच कर दीजिए, मेरे राज्य को आप लोग बचाइए। तो ये सब कुछ होने के बाद जब मैंने देखा कि इनके द्वारा हपड़ थपड़ में अपने आप को बचाने के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया कि सब ये कीवी का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। जब मैंने सरकार में इनकी वो कर दी, सब कुछ कर दिया, अब ये कौन होते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट कराने वाले? थर्ड पार्टी ऑडिट सरकार कराएगी। लेकिन जब इनके द्वारा पत्र ऑडिट का करा दिया गया थर्ड पार्टी ऑडिट का, और कीवी की जीवित मतलब आरोप भी नहीं पे, जांच भी यही लिख दिया कीवी की थर्ड पार्टी ऑडिट। और किससे करवाया? भरसार यूनिवर्सिटी को लिखा गया। बहुत सौभाग्य, भरसार यूनिवर्सिटी को मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मना कर दिया, उस पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया। बोला हम क्यों करेंगे भाई, तुमने जब खरीदते वक्त, लेते वक्त, ये सब करते वक्त नहीं पूछा, हम क्यों तुम्हारे चपड़े में पड़ेंगे झूठे भ्रष्टाचार में? किसी ने इनकी टेक्निक जो थर्ड ऑडिट का इन्होंने पत्र, मेरे पास वो पत्र भी है जो इन्होंने जारी किया था, और आज तक भरसार ने उसकी कोई जांच नहीं की, क्योंकि वो अच्छे ईमानदार लोग वहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद जब इन्होंने जब अपने ही जिलों से ये मानना शुरू कर दिया कि अपने आप को बचाने के लिए कीवी के जीवितता प्रतिशत का मेरे को पत्र दे करके, ताकि मैं शासन में दे सकूं, तो इनको एक जिले से ये सूचना आई कि जीवितता प्रतिशत केवल 45 से 55% है। ये पागल हो गए, इन्होंने उसको डांट दिया, बोला कि यार तुरंत ये चेंज करो, जीवितता % बढ़ाओ। उसी डेट में सर कुछ लोग अंदर से ये तो कहेंगे नहीं, जो लोग करप्शन को नहीं चाहते मदद भी करते हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, ये तो हर किसी को फंसा देते हैं। इन्होंने वहां से उसी डेट में, उसी पत्रांक, उसी दिनांक में, डेट में जीवितता प्रतिशत चेंज करवा दिया उस व्यक्ति से, दबाव डलवा कर। मेरे पे दोनों लेटर हैं। अच्छा। मैं उसी दिन सचिव जी से, तत्कालीन सचिव शैलेश बगोली जी से मैं फटाफट पहुंचा लेके, मैंने कहा साहब बचा लीजिए, ये हो रहा है, ये थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं, उसके बाद ये करते हैं। इन्होंने 2 बार इन्होंने अचानक से ये कर दिया। उन्होंने बोला ये सब मेरे को दे दो और मेरे को मेल में एक तुम फटाफट इसकी वो डाल दो, कॉपी करा दो।
मैंने उनको वही मेल में जो कि जैसे हो सकता है उनको मेल किया हुआ है बाकायदा उसी दिन कि सर ये चीज़ हुई है, इसकी जांच करा दीजिए तत्काल में जाके। अब बताइए कैसे इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। अच्छा करगेती जी, ये तो हर फलदार पेड़ के साथ हुआ होगा जब से आए होंगे, हैं? हर अखरोट में हुआ, ग्राफ्टेड अखरोट, ग्राफ्टेड एप्पल, सेब का पौधा इनके द्वारा मनमाने तरीके से जावेद नर्सरी जम्मू एंड कश्मीर से खरीदा गया। सबसे बड़ी बात, ये लेबर भी वहीं से लाए, ग्राफ्टेड पौधा भी वहीं से लाए। उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है, यहाँ पे लेबर नहीं मिली इनको। उत्तराखंड में 94 उद्यान में क्या इनके पास कर्मचारी नहीं है क्या? ग्राफ्टेड नहीं थे तो इन्होंने तैयार क्यों नहीं किए? वहाँ पर तैयार करने चाहिए थे। हम तो स्कूलों में बच्चों को सिखा रहे हैं ग्राफ्ट करना। सर 18,000 पौंड का दर, आप समझिए कैसे होगा। 18,000 पौंड की खरीद, उसका एक रेट है। केवल मजदूरों को इन्होंने पर पेड़ ग्राफ्ट करने का 6 रुपया दिया और 18,000 पेड़ केवल ग्राफ्ट हुए एक जिले में। एक ही जिले का है, अभी और जिले का बाद में आएगा। 18 छक्का 108, 1,08,000 रुपए इन्होंने उसको पेमेंट कर दी वहाँ के मजदूरों को ले लाने के लिए। और जब उनको पता किया कितने चीज है, एक भी नहीं, रिपोर्ट में 0। तो आदमी चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, तो जरूर चिंतन मनन के बाद करगेती जी का साथ दीजिए, जितना हो सके उनका सहयोग कीजिए। आज तीसरा दिन है, इस युवा ने 29 साल का युवा है, तीसरा दिन है, अभी तक खाना पीना कुछ नहीं किया है। आप लोगों का सहयोग कुछ नहीं, आप लोग यहाँ पे आके अपनी हाजिरी भी लगाएं तो इतने में भी इनका जो है खून काफी बढ़ जाएगा। आप लोगों का समर्थन चाहिए। करगेती जी, यहाँ पे कुछ सामाजिक संस्था वगैरह ये लोग आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं? सर हुआ क्या कि कुछ अब जानते हैं, मैं आपको सिंपल बताऊं कि जब ये सब मुद्दे मेरे द्वारा उठाए जा रहे हैं तो मेरे द्वारा सूचना हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल पर कोई सूचना मांगी गई थी। तो जब मैं बतौर इनके सामने अपीली अधिकारी प्रस्तुत हुआ तो इन्होंने मेरे को टारगेट करने के लिए अपने वहाँ के एक कार्मिक महिला के द्वारा उसको प्रेशर में लेके मेरे ऊपर यहाँ पर झूठी FIR कर दी कि इसने महिला। हाँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये महिला उत्पीड़न के नाम पे FIR क्या हुआ? ये कैसे? इन्हीं के पत्र के द्वारा 31 तारीख को 11 बजे यहाँ अवलोकन के लिए बुलाया गया कि आपको यदि कोई सूचना संतुष्ट नहीं है तो 11 तारीख को आप यहाँ पर उपलब्ध होइए, आपको 100 अवलोकन कराया जाएगा। अच्छा। जो चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन आप अकेले गए तब? सर अब मेरे को, क्योंकि मैंने ये सब चीजें अपील में मैं पहली बार गया था, मेरे जीवन की पहली अपील थी। मुझे कैसे जाते हैं क्या नहीं, मेरे को लगा अपील मतलब लोगों ने मेरे को बताया न्यायालय है, न्यायालय में जाना ही पड़ेगा। मैं उसको न्यायालय मान के गया और न्यायालय में कभी अन्याय नहीं होता है। मैं वहाँ गया तो सामने यही भ्रष्ट निदेशक खुद अपीली अधिकारी हैं। अच्छा, अब ये भी मेरी समझ में नहीं आता, जिस आदमी के विरोध में ये मुद्दा उठाया जा रहा है उसी को जांच के आदेश और वही अपील सुनने वाला सब कुछ वही है, तो ये कैसे न्याय होगा? और ये न्याय कितना सही होगा? वहाँ ये बैठे थे, एक इनके PIO बैठे थे, एक सहायक PIO बैठे थे, एक और भाई साहब थे, एक महिला बैठी हुई जो इनके द्वारा हुई। वहाँ इतने बड़े आर्गुमेंट होने के बाद जो कागज हैं, कौन से नहीं है, कौन से हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा करने के बाद इनका उद्देश्य मेरे सामने पहुँचते ही पहले कहा, क्यों नाराज हो यार, मान जाओ, क्यों कर रहे हो, कोई गलती हो गई माफ कर दो। मैंने कहा सर आप एज ए पद पर रहते हुए ये माफ कर दो, बात मत कीजिए, वो विषय अलग है। मैं अभी अपीली अधिकारी के सामने आया हूँ, बतौर अपीली अधिकारी मेरी सूचना मेरे को देने का कष्ट करें। अच्छा तो ये बैठी हुई है सामने। मैंने कहा नहीं सर, एक मिनट, जो मेरे को सूचना उपलब्ध करा पहले मेरे को नाम बताएं कौन कौन लोग। मैंने एक एक का नाम नोट किया सबका। तो जब ये सब डिबेट वहाँ पे हो गई, मैं वापस लौटने लगा तो मेरे को कैंट थाना देहरादून का फोन आता है कि आप दीपक करके जी बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ। बोला कैसे हैं आप, कैसे करते हो आप? सर क्या हो गया? बोले आप एक महिला का उत्पीड़न करके आए हैं, उसको ये आप नशे में धुत होकर उद्यान विभाग चले गए, उसके जो है गर्दन में हाथ किया, ये किया, सो किया, आपके यहाँ FIR आई है। अच्छा आप ये बताइए, आप गए होंगे, इतना बड़ा ऑफिस रहा होगा, अपील हो रहा होगा, और अब तो हर जगह शायद कैमरे लग रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कैमरा नहीं था? क्योंकि मैं अपीली वाले कमरे में वहाँ पहली बार गया तो मुझे नहीं पता ये वहाँ का कैमरा है, लेकिन मैं इनकी एक बाइट देखा था वीडियो में जहाँ ये कह रहे हैं मैंने सब जगह कैमरा लगाया लेकिन मेरे कमरे में कैमरा नहीं है। अब बताइए ये अच्छा क्या? वाह, सब जगह इनके द्वारा कैमरा लगा, इन्हीं के कमरे में कैमरे नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ एडिशनल डायरेक्टर के वहाँ, जब मैं पहली बार लोक सूचना वाले में रसूल को जमा कराने गया था, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं एडिशनल डायरेक्टर जी के कमरे में। उस दिन के 100 अवलोकन की फुटेज ये सरकार में उपलब्ध कराए। क्या उस दिन पेजों का अवलोकन किया गया? नहीं किया गया। तो अवलोकन करके जिन बिंदुवार पॉइंट को नोट किया गया था वो सब कुछ किया गया था, वो पेज मेरे को क्यों नहीं दिए गए? कैसे नहीं दिए गए? इन्होंने प्रायोजित तरीके से उस महिला पर प्रेशर बनाकर यहाँ FIR कर दी। जो प्रलोभन दिया हो मैं नहीं जानता वो महिला को कि
क्यों उन्होंने ये प्रलोभन दिया। उन्होंने अपने एफआईआर में लिखा हुआ है कि मैं अपनी अकेली बिटिया के साथ रहती हूँ। किन कारणों से वो अकेले रहती हैं मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि किसी के इस तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम में आप क्यों पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप क्यों प्रतिभाग कर रही हैं, क्यों आप, इसका मतलब ये राज्य में एक नई परंपरा खड़ी हो जाएगी। लोक सूचना अधिकारी जो है, ये लोक सूचना जो कोई लेता है तो डरने लगेगा, उसके अंदर भय प्राप्त हो जाएगा कि अब आने वाले समय में अपील में ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा सर, मैं थाने में बोला सर मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, रानीखेत से यहाँ आया हूँ सूचना लेने के लिए, मैं तुरंत थाने में जाऊँगा। मैं खुद थाने में उपस्थित हो गया। कौन व्यक्ति होता है जो महिला उत्पीड़न के बाद थाने में पहुँच जाता है? मैं खुद थाने में उपस्थित हो गया रात को। मैंने कहा साहब मैं ऐसा है, मेरी एफआईआर हो रखी है, जो भी अग्रिम जाँच होती है उसमें की जाए। सबसे पहले था मेरे को इन्होंने नशा लिखा हुआ है एफआईआर की, जो इन्होंने मेरी कराई उन्होंने नशे में था, ऐसे आया था। इन्होंने ये किया, मेरा तुरंत एल्कोहलिक टेस्ट होना चाहिए था, मेरी जांच होनी थी, मेरा मेडिकल हो जाना चाहिए था, उनका मेडिकल हो जाना चाहिए था। मेरे को 1-1.5 घंटा बैठाने के बाद कहते हैं अरे सब जने आके मेरे ऊपर भड़कते चाहिए, यहाँ से ऐसे नहीं होता है, कैसे आपने वहाँ कर दिया, जब आपको पता ही नहीं, जब लोक सूचना में ये सब चीज़ें हो रही थी, जब आपको नहीं मिल रही थी तो आप अपीली में जाते। मैंने कहा सर रुकिए, अपीली में तो गया हूँ मैं, अपील वाले में तो सब ये हो गया, अब ये तो पढ़िए, अच्छा चाहिए अब कल आएंगे। मैंने सर अब नहीं आऊँगा कल में, आज मेरे ऊपर आरोप लगा। वहाँ पे और जो महिला थी उनके साथ और भी तो रहे होंगे, तो वहाँ पे उत्पीड़न कैसे? नहीं, वहाँ और महिला नहीं होती है, उसके अंदर तय होता है, उस फोरम में तय होता है कि कौन कौन लोग होंगे। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं वो सब चीज कर रहा था, तुम सब आंख मूंद के बैठे थे, तुम उसी डिपार्टमेंट के सब पुरुष व्यक्ति हो, तुमने मेरे को उठा के बाहर क्यों नहीं किया? नशे में धुत आपने मेरे को वहाँ बैठाने क्यों दिया? पकड़ के बाहर क्यों नहीं किया आपने मेरे को? मेरे सामने रहते हुए कोई महिला के साथ इस तरीके की अभद्रता करे, मैं आमरण अनशन छोड़ के त्याग के पहले उस महिला को बचाने जाऊंगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। ये उस पद के बैठ पे क्या कर रहे थे, इन्होंने धृतराष्ट्र बन के क्यों बैठे हुए थे वहाँ पर? ये अगर ऐसा हुआ था तो क्योंकि इनका प्रायोजित कार्यक्रम था, ऐसा करना है। करगेती जी, आप कुछ अपील करना चाहते हैं आम जनमानस से? उत्तराखंड के ये अपील है कि गोलजू की भूमि है, देवभूमि है, इष्ट देवता की भूमि है, भगवान की भूमि है, पवित्र भोले बाबा विराजमान रहते हैं। उन सबको याद करते हुए अपने अपने मन में सब ये कर लें कि अगर ये बच्चा ठीक है तो निष्पक्ष न्याय करवा दे, कि सब लोग उद्यान बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। इस तरीके से जो झूठे एफआईआर होते हैं, आज इनके नहीं, मेरे द्वारा एक रानीखेत से गैरसैंण यात्रा निकाली गई थी, एक एफआईआर इनके प्रभाव में एक पहले वहाँ कराई गई, आज ये दूसरी एफआईआर हो गई मेरे ऊपर। इसका मतलब इस प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से यदि कोई अपनी मांग मनवाना चाहेगा, उसके ऊपर ऐसी झूठी एफआईआर होंगी, तो उनके लिए इस चीज के लिए मुहिम में सब लोग आगे आए। चलो करगेती जी, को अपना आपको शुभकामनाएं हैं। हमें लगता है कि जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं आप विजयी हों, और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि भ्रष्टाचार, भाई इसके एक उच्च स्तरीय जांच बिठा दी जाए। इस समय तक सीबीआई जांच, विजिलेंस जांच, जितनी भी जांच है वो कर देनी चाहिए। हमारा भी निवेदन है उनसे, धामी जी से, एक युवा नेता हैं, एक लोगों की सबसे बड़ी आस है, आज बहुत बड़ी आस है, आप जो है अपने स्तर से जितनी भी जांचें हो सकती हैं वो जांच बिठा दें, ताकि लोगों का विश्वास, क्योंकि आज इन विभागों से बहुत तेजी से लोगों का विश्वास गिर रहा है, टूट रहा है। उस विश्वास को बरकरार करने के लिए जीरो टॉलरेंस सेंटर में हो रहा है, तो राज्य में भी लागू करके, और आप जरूर इस बात को आगे तक ले जाएं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।